पहले रामायण, फिर महाभारत और अब ये ऑपरेशन सिंदूर। इस देश में जब जब औरत के सम्मान के ऊपर बात उठी है तो युद्ध होना तो अनिवार्य है। आज हमारे साथ हैं आलोक अग्रवाल। आइए समझते हैं इस दृष्टिकोण को और गहराई से। जी सर, बताइए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में। बड़ा अच्छा कोरिलेशन किया आपने। ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों नाम है इसका? जी देखिए, अगर आपने पहलगांव के दृश्य देखे, जी कुछ नवविवाहिता थी, कुछ लोग घूमने आए हुए थे, कुछ बच्चे थे। और जो सिंदूर है वो हमारे यहाँ अस्मिता, औरत की एक ऐसी निशानी है जो उसको वैवाहिक जीवन को इंगित करती है। जी तो जी ऑपरेशन सिंदूर के कई मायने हैं। आप ये भी देखिए कि ये जो हमारी जो सशक्त सेना है उनमें उत्तरोत्तर स्त्रियों को सम्मान दिया जा रहा है। जी आप देखिए, जब ब्रीफिंग हुई तो उसमें दो स्त्रियां थीं जी और उन्होंने ब्रीफिंग दी। जी तो ये अपने आप में हमारी एक एडवांस सोसाइटी का द्योतक है। और हमारी जिनसे लड़ाई हो रही थी आतंकवादियों से, जी तो वो कट्टरपंथी और कमज़ोर मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल। जहाँ आप ये कह रहे हैं कि इसकी महाभारत, तो महाभारत में भी यही हुआ। एक तरफ कौरव थे जिन्होंने द्रौपदी की अस्मिता को चोट पहुंचाई, और कहा यही जाता है कि द्रौपदी के कारण ही महाभारत हुआ। अब आप ये देखिए कि एक वो स्त्री जिसको कि उन्होंने भरी सभा में परेशान करने की कोशिश की, और जो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि उसका एक एक व्यक्ति जो कि उस सभा में उपस्थित था उसका अंत किया गया, और इसको धर्म युद्ध कहा गया। बिल्कुल। तो ये जो धर्म युद्ध है वो आज के संदर्भ में हमारा भी आतंकवाद के विरुद्ध धर्म युद्ध चल रहा है। इसी प्रकार से अगर रामायण देखें तो उसमें सीता का हरण कर कर रावण ने एक स्त्री की अस्मिता पर चोट पहुंचाई और उसका समूल वंश सहित नाश किया गया। आज भी ये दोनों का कहानियाँ, दोनों इतिहास या दोनों ग्रंथ हमारे समाज की एक धरोहर है। जी और इनसे सीख लेकर के मुझको लगता है कि जिस प्रकार की लगभग 12 साल के लिए पांडवों को वनवास दिया गया और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास 13 साल दिए गए। जी और ये जो महाभारत है ये लगभग आज से लगभग 5,500 साल पहले की बात है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो रामचंद्र जी को भी वनवास मिला 14 साल का, जी और उस 14 साल में उन्होंने उसके बाद युद्ध किया 14 साल के भीतर, और 14 साल में फिर राजपाट संभाला। किसी भी इस प्रकार के युद्ध के लिए आपको सजग होना पड़ता है। जी तो वनवास के समय, उस समय रामचंद्र भगवान ने विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की और युद्ध के लिए ससज्ज हुए। इसी प्रकार से महाभारत के समय अर्जुन, भीम, इन्होंने विभिन्न प्रकार की सिद्धियां और अस्त्र प्राप्त किए, बिल्कुल। युद्ध के लिए सज्ज हुए। तो लगभग पिछले 11 साल से भारतवर्ष अपने आप को इस युद्ध के लिए तैयार कर रहा था। जी देखिए, राफेल आए हमारे पास। बहुत सही आपने कनेक्ट किया इसको। हाँ, हमारे पास S-400 आए, ड्रोन आए, बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटी, ब्रह्मोस मिसाइल की कैपेबिलिटी। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे शस्त्र आए जिनने कि हमको इनविंसिबल कर दिया है। अब हम किसी भी सशक्त सेना, मतलब विश्व में तीसरे नंबर की सेना को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसने
भारतवर्ष को कई क्षेत्रों में फ़ायदा पहुंचाया। देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन जैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद हम अभी तक ये करते थे कि भाई डोजियर ले लीजिए, आप पीओके में जाकर बालाकोट कर दिया। इस ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी कम से कम 4 फ्रंट पर बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। कैसे? पहले तो आप ये देखिए कि आतंकवाद के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस है। बिल्कुल। अब हमने कहा कि आतंकवाद अगर है तो हम जीरो टॉलरेंस करेंगे। तो पहली उपलब्धि, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। दूसरी उपलब्धि जो हमारी हुई है कि इस बार पहले हम बालाकोट गए थे, पीओके में था और सीमा से थोड़ी दूर था, लेकिन इस बार हमने अंदर घुसकर पाकिस्तान में जो पहले हमने 9 ठिकानों पर हमला किया था, उसमें से कुछ ठिकाने पाकिस्तान के अंदर थे जो पीओके से अलग। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में अंदर घुसकर हमने विदाउट ट्रेस हुए उन ठिकानों पर हमला किया, आतंकवादी जो गढ़ थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया। तो ये दूसरी उपलब्धि हुई। तीसरी उपलब्धि आप ये देखिए कि जिस समय हमारी आतंकवादी के प्रति जो लड़ाई थी, जिसमें कि कायदे से पाक की सरकार को भी सहयोग करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी सरकार है उसको कहीं ना कहीं आतंकवादी लोग अपनी पकड़ बनाए हुए हैं पाकिस्तानी सरकार पर, तो वो ऐसा नहीं कर पाई। तो धन्यवाद करने के बजाय उसने हमारी ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की। S-400 जो सिस्टम था हमारा, उसने पाकिस्तानी ड्रोन को, पाकिस्तानी मिसाइल्स को इंडिया के अंदर नहीं घुसने दिया। हालांकि 1-2 जगह पर वो ब्रीच हुई। जो उनकी मिसाइल्स थी वो हमने इंटरसेप्ट करके सिरसा में गिरा दी और हम महफूज रहे। लेकिन उसके बदले का जो जवाब हमने दिया है, तो हमने उनके जितने सैन्य अड्डे थे उन सभी को तहस नहस कर दिया जी। उनकी जो डिफेंस सिस्टम थे उसको तहस नहस कर दिया जी। और मुझे ये लगता है कि कुछ हमारे जो आक्रमण हुए वो उनके जो न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट थे उनके पास भी जाकर गिरे। हाँ। जिससे कि पूरे विश्व में खलबली मच गई और उस खलबलाहट के साथ अमेरिका ने उन पर प्रेशर बनाया कि आप बात कीजिए। देखिए, DGMO की जो बात हुई है वो DGMO पाकिस्तान ने फ़ोन किया DGMO इंडिया में। तो ये बहुत एक बड़ी उपलब्धि है कि हमने उनको घुटनों के बल झुका दिया। अब एक प्रश्न और भी आजकल काफ़ी उठ रहा है कि क्या ऐसी स्थिति में जब हम जीतने की स्थिति में थे तो हमें बातचीत में आगे बढ़ना चाहिए था कि नहीं बढ़ना चाहिए था। देखिए, इसमें एक स्थिति बहुत क्लियर थी कि शुरुआत से ही हमने इसको युद्ध को पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध का नाम नहीं दिया था। बिल्कुल। हमने इसको आतंकवादियों के विरुद्ध युद्ध का नाम दिया था और वो हमने अपना लक्ष्य था उसको अचीव कर लिया था जब हमने उनके आतंकवादियों के ठिकानों को ख़त्म कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ दुस्साहस किया, हमने उसका जवाब दिया और बात ख़त्म हो गई। आप देखिए, ऐसे समय में जब भारतवर्ष विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो ये नहीं चाहते हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हैं जो ये नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि एक लंबा युद्ध हो और जो हमारी अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर चल रही है उसको नुकसान हो। ये जो परोक्ष भारत विरोधी तत्व हैं ये चाहते हैं युद्ध लंबा हो, लेकिन जो हमारी सरकार है, जो समय से इस्टेब्लिशमेंट है, वो नहीं चाहता ये कि हम अपनी ये चलती हुई अर्थव्यवस्था को रोकें। तो इसलिए बहुत ही अच्छा डिसीज़न है और एक इंटेलिजेंट डिसीज़न है। हमें उस युद्ध को लंबा नहीं करना था, हमने अपने लक्ष्य को पा लिया
और पूरा ध्यान हम अपनी आर्थिक उन्नति में रखेंगे। बिल्कुल। और अब अगर आप देखिए तो जब हम थर्ड इकोनॉमी बनेंगे तो किनको नुकसान हो सकता है? तो जितनी बड़ी महाशक्तियां उनको नुकसान होता है। तो सबका ही मत ये था कि ये युद्ध लंबा चले, लेकिन क्योंकि इस समय हमारी जो सरकार है, हमारे जो सलाहकार हैं, वो सजग हैं और वो जानते हैं कि देश का हित किस में है, तो उन्होंने इस युद्ध को बढ़ने नहीं दिया। और जब ये पाकिस्तान की तरफ से ही आग्रह आया तो हमने स्वीकार कर लिया। तो इसके लिए मैं अपनी सरकार को साधुवाद देता हूँ। देखिए, जीत सत्य की ही होती है, जैसा कि महाभारत में भी हुआ, जैसा कि रामायण में भी हुआ और आज ऑपरेशन सिंदूर में भी। तो अगर हम देखें तो इसको हम अपने पुरातन ग्रंथों के साथ कनेक्ट करते हैं और जो सफलतापूर्वक, आप देखिए कि रामायण में जीतने के बाद भी रामचंद्र भगवान अयोध्या वापस आ गए और राज्यपाट उन्होंने विभीषण को दे दिया जी। तो हम राज्य के प्रति कभी भी अपनी ग्रीड नहीं रखी, हमने कोई लालच नहीं रहा, कोई लालच नहीं था कभी भी। भारत ने कभी भी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई। पाकिस्तान को सद्बुद्धि आए, वो अपने राज्यपाट को अच्छा चलाए, जो उनके यहाँ गलत तत्व हैं उनको वो हटाए और अच्छे प्रकार से वो जिए। ये हम सभी चाहते हैं और इसके लिए दोनों नीतियां एक साथ वो नहीं चला सकता है कि आतंकवादी घटनाएं भी चलाए और हमसे सहयोग की अपेक्षा करे। तो हमारे प्रधानमंत्री इस बात पर बहुत स्पष्ट हैं, उन्होंने सबक भी सिखाया है और इससे हमने बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर ली। हमने दूर तक मार करने की क्षमता हासिल कर ली और अब हम अपने किसी भी शत्रु को अंदर घुसकर नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य पूरा हुआ है और हमारी सरकार साधुवाद की पात्र है। सर ने बहुत ही अच्छा समझाया और काफी अच्छे तरीके से सर ने इसको पौराणिक ग्रंथों से भी रिलेट किया। बिल्कुल सही कहा कि हमें कोई देश नहीं खत्म करना है, हमें कोई विस्तार नहीं करना है अपना, हमें टेररिज्म को खत्म करना है, वही हमारा मेन उद्देश्य था और वो हम लोगों ने बखूबी किया। सर, टर्की को हम लोगों ने काफी मदद किया जब वहां पे भूकंप आया था, लेकिन अभी हाल ही में टर्की ने जो है पाकिस्तान को मदद किया, तो उससे काफी लोग निराश हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, टर्की की समस्या एक दूसरी हो रही है। मैंने जब टर्की विजिट किया तो वो ऑटोमन एम्पायर था और वो लगभग विश्व में एक बहुत, जैसे ब्रिटिश राज्य था वो चारों तरफ फैला हुआ था, या हमारे उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था, उसी प्रकार से ऑटोमन एम्पायर मुसलमानों का एक चारों तरफ फैला हुआ साम्राज्य था। जो इस समय वहाँ के प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन, उनको ये लगता है कि वो कट्टरपंथ को बढ़ावा देकर उस पर अपनी कंट्रोल हासिल कर सकते हैं और उसके लिए उनको पाकिस्तान की ज़रूरत लगती है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए। उनको ये लग रहा है कि किसी प्रकार से वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पा पाए, लेकिन क्योंकि वो नाटो के सदस्य हैं तो ले भी नहीं सकते हैं। एक कहते हैं हमारे यहाँ सांप और छछूंदर की स्थिति, तो वैसी स्थिति हो रखी है। वो अपने को कट्टरपन दिखाने के लिए पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होते हैं, लेकिन ये प्योर कॉमर्शियल एंगल है। जो ड्रोन उन्होंने बेचे हैं, अपने टर्किश जो ड्रोन थे वो अपने बेचे हैं, तो हमने भी, हिंदुस्तान ने भी बहुत सारे लोगों को अपने आर्म्स बेचे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भी बेचेंगे, तो ठीक है, कॉमर्शियल है, इसको हमें उस तरीके से नहीं लेने चाहिए। और एक्टिवली वो कहीं इन्वॉल्व नहीं थे। उन्होंने जो अपना शिप भेजा था वो केवल एक्सरसाइज के लिए था, वो कहीं पर भी युद्ध में इन्वॉल्व नहीं हुआ। और जो आर्म एमुनेशन है तो वो तो देखिए कभी यूएसए में एक होते हैं, कभी रशियन में एक होते हैं, कभी चाइना में एक होते हैं, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि ये जितने भी थे आर्म्स एंड एमुनेशन, वो सब दिवाली के पटाखों की तरीके से फुस, जो हमारे शौर्य के आगे उनका कोई उपाय देता नहीं रही है। तो मुझे नहीं लगता कि टर्की के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए
और हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अब बहुत सारे ऐसे भारतीय जो देशभक्त हैं वो टर्की जाने से परहेज करेंगे, तो इससे टर्की को नुकसान होगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बस आज के लिए हमारे प्रश्न इतने ही। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। हम सनातन और चिल की टीम की तरफ से हमारे जो जवान इस यज्ञ में आहुति में पर चढ़े हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और आगे ऐसे युद्ध से बचा जा सके, पाकिस्तान को सद्बुद्धि आए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।